नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने सर्किट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की रोकथाम को लेकर चलाए गए जन आंदोलन के बारे में दी जानकारी। कोरोना रोकथाम के लिए जिला प्रभारी मंत्री ने किया पोस्टर का विमोचन। कलेक्ट्रेट से रवाना किया गया जागरूकता रथ। भारतीय जनता पार्टी ने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से की मूंगफली व धान की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करवाने की मांग। रोजगार देने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा तोला धान का श्रमिकों का कर्मी अनशन। कृषि उपज मंडी समिति सचिव को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला ने जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश में कोविड-19 को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में कोविड-19 नियंत्रण में है। हनुमानगढ़ में एक सप्ताह में कोरोना जांच लैब शुरू हो जाएगी। लैब शुरू होने के बाद प्रतिदिन 500 टेस्ट होंगे। टेस्टिंग बढ़ने से कोरोना रोगियों की चैन नहीं बन पाएगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पताल में 27 लाख रुपए की लागत से एक अल्ट्रासाउंड मशीन को मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेज 1 करोड़ रुपए व भादरा कॉलेज के लिए अलग से 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे भारत में कहीं भी बिजली बिल माफ नहीं हुए हैं। फिक्स चार्ज का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। केंद्र का जो फैसला होगा उसी के अनुरूप राज्य में चार्ज वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में बिजली के बिल स्थगित कर दिए गए थे। लॉकडाउन की अवधि का बिल किस्तों में जोड़कर वर्तमान में उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। इसलिए आम जन को बिल की दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो अस्थायी है। उन्होंने कहा कि रीडिंग गलत होने सहित विभिन्न समस्याओं का तत्काल निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता का बिल उपभोग से ज्यादा आता है तो वह तुरंत दुरुस्त करवा सकता है। अधिकारियों को बिल व मीटर संबंधी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि कनेक्शन का चार्ज जो पहले था वही अब लग रहा है। 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। नए कृषि कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों में नियामक आयोग के निर्देशानुसार फ्यूल सरचार्ज के केवल 10 पैसे बढ़ाए गए हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड में अपराधियों को संरक्षण देने की कड़ी शब्दों में निंदा की। केवल एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो यदि आ जाएगा तो 7 दिन में आपकी लैब शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने 27 लाख रुपए की लागत से एक अल्ट्रासाउंड मशीन आज मंजूर की है। 1 करोड़ रुपया आपके कॉलेज के लिए मंजूर किया है। 1 करोड़ रुपया भादरा की कॉलेज के लिए मंजूर किया है। और इसी तरीके से MDFT के और क्या क्या काम मंजूर किए हैं तो उसकी पूरी सूची हमारे PRO साहब आपको दे देंगे जो जिले में मंजूर हुए हैं। इसके अतिरिक्त 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का आज मैंने मुलायजा किया था। इसमें काफी बिंदुओं पर जिला एक कैटेगरी में है। प्रधानमंत्री आवास योजना, वृक्षारोपण, सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनमें हम लोग अभी थोड़े पीछे हैं। उसका कारण ये है कि PMGSY की सड़कें मंजूर नहीं हुई थी। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी जो है उसके लिए भी आज हमने MDFT फंड से पैसा दिया है तो इस लक्ष्य को पूरा कर। और इसी पर ख्याल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने पता किया था और वहाँ कुछ प्रेस के लोगों ने मेरे से बात पूछी थी। कोरोना की रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं छिपाएंगे, बल्कि कई बार क्या होता है कि जांच बीकानेर से आती है उसमें 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। बिजली के बिल और रेट अभी नहीं बढ़े हैं। कोरोना काल और जो अपना लॉकडाउन का पीरियड रहा उसमें 3 महीने तक बिजली के बिलों को स्थगित रखा गया था। अब वो 3 महीने के बिल जो है 2 महीनों की किस्त में या उसमें आ रहे हैं, इसलिए उनको लोगों को ज्यादा लग रहा है। यदि किसी भी बिल में कहीं कोई आपको लगता है कि इसमें हमारी मीटर रीडिंग से ज्यादा पैसा, आप मीटर का फोटो खींच करके भेज दो, आपका बिल करेक्ट हो जाए। एक भी व्यक्ति तो मैं जिम्मेवार हूँ, उसको ठीक करने के लिए तैयार हूँ। एग्रीकल्चर में 1 नया पैसा नहीं बढ़ा है। 90 पैसे में पहले बिजली दी जा रही थी, आज भी 90 पैसे में बिजली दी जा रही है। जो वक्तन नियामक आयोग क्वासी जुडिशियल, उसमें उपभोक्ता, व्यापारी, डिस्कॉम सब जाते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। तो जो फ्यूल चार्ज वगैरह आता है वक्तन वो हमेशा लगता रहता है, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। तो फ्यूल चार्ज का 10 पैसा पर यूनिट जो है एक्स्ट्रा लगा है, वो नियामक आयोग के आदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद होगा, 3 महीने पहले स्थगित किए बिल।
और अभी भी ये छूट दी है कि जो बिल अभी तक नहीं भरे, वहाँ कुछ निकल के आया नहीं। आप ये बताओ, किसी हिंदू संस्कार के अंतर्गत रात के अंधेरे में संस्कार किया जाता है, और संस्कार किया जाता है तो उनके परिवार के लोग सम्मिलित होते हैं या नहीं होते हैं? यूपी में क्या होता है आपसे छिपा हुआ नहीं है कि मंदिर में एक आदमी को गिरफ्तार किया, वो अपराधी था, कानून के अनुसार दंड देते, उसका एनकाउंटर कर दिया। ये तो यूपी की बात छोड़ो आप, यूपी में जो कुछ घटना घटित, फिर राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को वहां जाने से क्यों रोका? लोकतांत्रिक कदम उठाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ये परंपरा रही है यूपी में इस सरकार की। सरकार को चाहिए, अपराध कहीं भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, लेकिन अपराधी को संरक्षण देना पाप है। इसलिए इस घटना की हम निंदा करते हैं। कोरोना से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में पोस्टर, पंपलेट और स्टिकर का विमोचन किया। ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बुधवार को कोरोना रोकथाम को लेकर आमजन को मास्क पहनाकर मास्क की महत्ता बताई। जिला परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के अलावा जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चाचान, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने लोगों को मास्क वितरण किए। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने कोरोना रोकथाम को लेकर प्रचार प्रसार को रवाना किया। तत्पश्चात जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कोरोना रोकथाम से संबंधित पोस्टर, पंपलेट और स्टिकर का विमोचन किया। कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से शुरू किए गए नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान को लेकर आयोजित बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अगर कोई उनके कार्यालय में बिना मास्क प्रवेश करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाए। अगर कोई गलती से आ भी जाए तो उसे मास्क पहनने के लिए समझाया जाए, उसे मास्क पहनाकर ही कार्यालय से बाहर भेजें। साथ ही कहा कि इस अभियान को केवल नुमाइश के तौर पर नहीं, वरन वार्ड वार्ड व गांव-गांव तक जाकर इसे आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान से संक्रमण बढ़ने की दर रुकेगी और राजस्थान कोरोना से बच सकेगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब तक जिले के सभी कोरोना टेस्ट बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में होते थे, लेकिन अब एक सप्ताह के अंदर हनुमानगढ़ में कोरोना टेस्ट की सुविधा शुरू हो जाएगी। लैब के लिए मशीनें आ चुकी हैं और रोजाना 500 टेस्ट हनुमानगढ़ में ही हो सकेंगे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन हनुमानगढ़ के लिए मंजूर हुई है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ व भादरा में खोले गए राजकीय कॉलेज पर मुख्यतः 6 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि 20 सूत्री कार्यक्रम में अनेक बिंदुओं में 7 माह में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं, जो कि प्रसन्नता का विषय है। बैठक में जिले के सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि वे समय पर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। एक बार हनुमानगढ़ को और जो भी अलग अलग छोटी छोटी म्यूनिसिपलिटियां वहाँ थोड़े थोड़े अंतराल में 7 बार उसको पूरे शहर को सैनिटाइज करो। हनुमान जी बना गए, सैनिटाइज कर दोगे तो भी वायरस जो है जहाँ कहीं है तो उसका भी खात्मा होगा। सफाई व्यवस्था जरूरी है। और मान लो आपने जैसे आप किसी जीने को लेके जाते हैं, राम चौपाल पर चौपट पर एक हवेली थी, वहां पे कोई व्यक्ति विदेश से आया था, तो सारे के सारे संक्रमित हो गए। तो जो किसी चीज को टच करो दो, ऑयली वायरस है, इसको यदि आप साबुन से हाथ धोएंगे तो ये उसको धुल जाएगा और वहां से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ साबुन अवेलेबल नहीं हो तो वहां सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर सकते हो आप। इसके अलावा आप बहुत आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, तो ये तो निकल नहीं है तो मास्क लगा के एक दूसरे से 2 बढ़िया वाहन पर आप जाते हो तो हेलमेट लगाना अनिवार्य है ना। तो घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य है। और इसके बाद में भी कोई मास्क नहीं लगाता है, इतनी सावधानी के बाद, तब उसके ऊपर 200 रुपये का फाइन करना है। कोविड के बारे में खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर से 1 महीने तक लगातार नो मास्क नो एंट्री प्रोग्राम की जो जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी, उसी सिलसिले में आज यहाँ पर आपने देखा शुरू में मास्क बांटे गए, उसके बाद टैक्सियों को रवाना किया गया, 3 व्हीलर्स को जो प्रचार करेंगे कि मास्क लगाए बगैर कोई नहीं निकले। खास तौर से कहीं पर भी बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही निकले, नहीं तो घर से ही बैठे बैठे काम करें। हर जगह थूके नहीं, 2 गज की दूरी का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और खास तौर से कोई भी कोरोना का लक्षण किसी में
आता है तो वो डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट कराएं, इससे घबराएं नहीं। लेकिन इस रोग का जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है तो एक ही उपाय है कि सुरक्षा का उपाय करें, हम मास्क लगा के निकलें, मास्क लगा करके एक तरीके से उसका बचाव करें। कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसको क्वारंटाइन में रहना है, क्वारंटाइन की एडवाइजरी का पूरा पालन करें। इन सब चीज़ों के बारे में आज मीटिंग करके अधिकारियों को समझाया गया और ये कहा गया कि कोई आपके ऑफिस में बिना मास्क के आता है तो आप मास्क रखिए, उसको जाए उससे पहले मास्क पहना करके भेजें। नो मास्क नो एंट्री, और एग्जिट यदि वो करे तो मास्क के साथ करें। हमने ये भी कहा है कि इसको केवल नुमाइशी तौर पर नहीं रखें, गांव-गांव, ब्लॉक और वार्ड में इस प्रोग्राम को पहुंचाएं। और कहीं भी कोई व्यापारी को भी यदि कोई बिना मास्क के पहन के आता है तो उस ग्राहक को अपनी तरफ से मास्क पहना दें। इस तरह का ये जागरूकता अभियान है, इससे ये संक्रमण की जो रेट है वो रुकेगी और राजस्थान कोरोना से बचेगा। आपके अब तक जो भी टेस्ट होते थे वो सारे के सारे टेस्ट बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में होते थे। एक सप्ताह के अंदर हनुमानगढ़ में लैब शुरू कर दी जाएगी और 500 टेस्ट प्रतिदिन हनुमानगढ़ में हो सकेंगे। इसके अलावा आज DMFT की जो जिला स्तर की मीटिंग हुई है उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ के लिए मंजूर की गई है। भादरा और हनुमानगढ़ इन दो जगह जो कॉलेज खोले गए हैं उनके लिए मुख्य रूप से 6-6 करोड़ की लागत आएगी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 1-1 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए मंजूर की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंप मूंगफली व धान की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करवाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पायनियर बीज कंपनी द्वारा सरसों बीज की मनमानी कीमत किसानों से वसूल की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में सरसों की बिजाई का समय चल रहा है। बांधों में पानी की उपलब्धता के आधार पर कृषि विभाग किसानों को सरसों की फसल की अधिक बुआई दे रहा है, जबकि यह बीज कंपनी बीज की मनमानी कीमत किसानों से वसूल रही है। इस कंपनी द्वारा 2 वर्ष पूर्व 1 किलो सरसों के बीज की कीमत 500 रुपए थी, जबकि आज उसी बीज की कीमत 750 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूल की जा रही है। ज्ञापन के अनुसार बाजार में सरसों 50 रुपए किलो है, जबकि उक्त कंपनी द्वारा बीज की कीमत 15 गुना अधिक वसूली जा रही है। किसान हितों को ध्यान में रखते हुए मूंगफली व धान के समर्थन मूल्य पर खरीद करवाए जाने की भी मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा 1119 पदों पर निकाली गई भर्ती सरकार की उदासीनता के चलते अटकी हुई है। ज्ञापन के अनुसार लैब टेक्नीशियन, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम व मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी स्टाफ की कमी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, अमित साहू, अरुण खिलेरी, दीपक खाती सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन देकर एक तो पायनियर सीड कंपनी जो सरसों का बीज 750 रुपये प्रति किलो बेच रही है, ये किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इस पर अंकुश लगाने, मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया। दूसरा, धान और मूंगफली, अभी तक इनका केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का कोई पत्र नहीं गया है। तो हमारे इसी क्षेत्र में इतनी मात्रा में धान और मूंगफली खरीदनी है, जबकि ये कह रहे हैं 1 नवंबर से चालू करेंगे। किसान की फसल बाजार में आ चुकी है, चावल होने पौने दाम पर बिक रहा है, मूंगफली होने पौने दाम। हमारे चिकित्सालय है जो महात्मा गांधी मुख्य चिकित्सालय है, वहाँ लैब टेक्नीशियन की पद रिक्त है, तो उनको पदों को भरने के लिए हमने आग्रह। रोजगार देने की मांग को लेकर टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष चल रहा तोला धान का श्रमिकों का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अनाज मंडी में बंद पड़ा काम शुरू करवाने की मांग को लेकर टाउन धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में धान का तोला मजदूर यूनियन की ओर से शुरू किया गया कर्मिक अनशन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे तोला धान का श्रमिकों ने कृषि अध्यादेश लाने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन्हें वापस लेने तथा धान मंडियों में शीघ्र कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद आरंभ करवाने की मांग की। मांग के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस प्रकार से FCI बाजार से गेहूं खरीदती है, उसी तरह से CCI नरमा कपास बाजार से खरीदे ताकि
धान का तोला मजदूरों को काम मिल सके। अगर सीसीआई ने पूर्व की भांति नरमे की खरीद नहीं की तो लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कृषि अध्यादेशों की आड़ में धान मंडियों से मजदूरों का काम खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार से बाहर 0 पॉइंट शुल्क है, वहीं बाजार मंडी के अंदर हो ताकि व्यापारी भी मंडी से माल खरीद सके। इससे मजदूरों को काम मिल सके और उनके भूखे मरने की नौबत नहीं आए। बुधवार को चिरंजीलाल, झबरमल, सुखदेव सिंह, सुरेंद्र महावर, लालचंद आदि कर्मी अनशन पर बैठे। मैं सेशन में बैठा और राज्यसभा में बैठा पर पूछना चाहूँ तो किसान की बात, मजदूर की बात थी तो किसे किसान और मजदूर ने पूछ लो कानून पारित करो भाई। कोई किसान प्रतिनिधि बैठो के बताए। मैं ये मांग भी करना चाहूँ कि संसद में किसान प्रतिनिधि की भी एक चेयर होनी चाहिए। धान का तोला मजदूरी के लिए बैठे हैं। 25-30 साल चल रही है, अब पिछले साल से मजदूरी खत्म हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो उसी दाम चला रही है। वो क्या किसी मजदूरी नहीं मिलेगी, ना धान का ना तोलो, इसलिए मजदूरी जो है हम बैठे हमारे को मजदूरी मिलनी चाहिए। किसी गवर्नमेंट कह रही है हम सीधा माल चलाएंगे कंडा करा के, उसमें कोई मजदूरी नहीं। मांग जो है हमने हड़ताल इसीलिए करी है, मांग जो है हमारी भी हम मजदूर भाई सारे पहले लॉकडाउन में मारे गए और अब हमारा जो सीधा जा रहा है फैक्ट्रियों में जा रहा है, हम क्या खाएं। हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को हमारा हक चाहिए, बस हमारे को हक चाहिए, हमारे को हमारा हक दे दो। सर आज हम इस अनाज मंडी में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के नए कानून ने हमारे काम को ही बंद कर दिया गया। हमें बिल्कुल बेरोजगार कर दिया गया, क्योंकि अब हम इस अनाज मंडियों से अब जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि इस कानून की वजह से अनाज मंडियों में जमींदार कोई भी माल लेकर नहीं आ रहा। अगर वो जमींदार इस अनाज मंडी में माल लेकर नहीं आएगा तो हम काम क्या करेंगे। उस जमींदार की वजह से हमारा पेट पलता है, व्यापारियों का पलता है। तो अगर वो आज इस घड़ी के अंदर हमने इसलिए हड़ताल कर रखी है कि हमें कम से कम हमारी मजदूरी तो दिलाई जाए। जो बाहर माल जा रहा है उसकी हमें कोई मजदूरी नहीं मिलती, चाहे किसान कितना भी माल बाहर फैक्ट्रियों में दे दे, लेकिन हमें एक भी पैसा नहीं मिलता। अगर हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, हमें मजदूरी नहीं मिलेगी, तो हम इस अनाज मंडियों में क्या करें। या तो हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार तक हो सकता है ये बात पहुंच जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल हमारी मजदूरी दिलाई जाए, ना कि हम कुछ और चीज़ मांगते हैं। हम तो इस अनाज मंडी में काम कर रहे हैं, हमें तो केवल जो अनाज किसानों द्वारा माल तोला जाता है वो मंडियों के माध्यम से तूले। जो मंडियों के माध्यम से तूलेगा तो उससे हमारा पेट पलता है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं
तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। गांव मक्कासर के ग्रामीणों और किसानों ने नरमे की सरकारी खरीद में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। गांव मक्कासर के ग्रामीणों और किसानों ने कृषि जिंसों की सरकारी खरीद को लेकर आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बुधवार को ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नए कृषि अध्यादेशों के कारण किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। वहीं नरमा कपास की सरकारी खरीद में गिरदावरी की अनिवार्यता के चलते खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी खरीद की प्रक्रिया में टोकन वितरण के लिए गिरदावरी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं पटवारी 15 अक्टूबर से पहले किसानों को गिरदावरी पर्ची नहीं दे सकते। किसानों का कहना है कि नरमे की फसल बाजार में आ चुकी है। सरकारी खरीद में आ रही परेशानियों के कारण किसान अपनी फसलें प्राइवेट बोलियों में बेचने को मजबूर हैं। किसानों ने जमाबंदी के आधार पर सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग की है। इसके अलावा ग्रामीणों ने एक माह पूर्व गांव मक्कासर से गायब हुई 16 वर्षीय नाबालिगा की बरामदगी की मांग भी जिला प्रभारी मंत्री से की। मक्कासर गांव के सारे ग्रामीण इकट्ठे होकर आए हैं और किसान भी हमारे साथ में थे। आज प्रभारी मंत्री श्री बीडी जी कल्ला हनुमानगढ़ आए हुए हैं, तो आज सारा गांव के लोग के भी सारे आज मंत्री महोदय से मिले हैं। और ये तो हम किसानों के जो नरमे की फसल है उसका यहाँ पे तोल नहीं लग रहा है, किसान का धान जो है वो नहीं बिक रहा है, उसका MSP जो रेट है वो नहीं मिल रहा है, उसके जो भाव है यार का धान का जो भाव था वो उसका भाव नहीं मिल रहा है, नरमा तुलाई नहीं हो रहा है, जमाबंदी और ये गिरदावरी का ये सिस्टम चला जिससे पटवारी भी उनको किसानों को गिरदावरी नहीं दे रहे हैं। किसान बेचारे ददर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ पे अपनी फसल लेके बैठे हैं। और दूसरी बात हम प्रभारी मंत्री जी से ये आग्रह करने के लिए आए थे कि हमारे गाँव की एक गणेशाराम मेघवाल है जो गरीब परिवार से है, उसकी बच्ची 1 महीना 10 दिन हो गया बच्ची को घर से निकली हुई। अभी तक पुलिस प्रशासन में SP साहब के सामने भी गुहार लगा चुके हैं, टाउन थाना भी प्रदर्शन किया हमने, और आज मंत्री महोदय से हम बात करने के लिए और हमारी ये मांग रखने के लिए हैं कि उस लड़की को, ये पुलिस प्रशासन है ये बहुत ही धीमी चाल चल रहा है और हमारी ये बात नहीं सुन रहे हैं, उस बच्ची को ढूंढ के परिवार वालों को दें। इसलिए हम सारे आज ग्रामवासी आज प्रभारी मंत्री से मिले हैं। गांव कोला के नजदीक हाईवे पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मौके पर पहुंच पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश कर विवाद को समाप्त करवाया। गांव कोहला के नजदीक मुख्य हाईवे मार्ग पर आज सुबह पंजाब के रहने वाले कुछ लोगों के बीच आपसी विवाद हो गया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बीच बचाव कर विवाद को समाप्त किया। फोन पर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंजाब नंबर की 2 गाड़ियों और विवाद में शामिल पंजाब के एक व्यापारी सहित अन्य लोगों को पुलिस थाने भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य हाईवे सड़क पर पंजाब नंबर की 2 कारों के बीच पहले हल्की सी टक्कर हुई, इसके बाद कुछ लोग आपस में लड़ने लगे। इन गाड़ियों में बड़ी मात्रा में तंबाकू भरा हुआ था, जिसके कागजात गाड़ी चालकों के पास थे। लेकिन विवाद में कुछ लोग लाठियों से लैस होकर पंजाब निवासी व्यापारी को पीटने की कोशिश में आए तो ग्रामीणों ने बीच बचाव कर विवाद को शांत किया। इस बीच हाईवे पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं ग्रामीणों ने इसके बाद फोन के जरिए पुलिस को सूचना देकर मामला पुलिस पर छोड़ दिया। टाउन पुलिस तफ्तीश के बाद पंजाब नंबर की 2 गाड़ियों को बरामद कर थाने ले गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों गाड़ियों में बरामद हुए तंबाकू के कागजात व्यापारी के पास थे। इस मामले में पंजाब मुक्तसर निवासी ब्रजेश कुमार ने टाउन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि तंबाकू बेचने के लिए उसने कंपनी का नाम पेटेंट करवा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग उसकी कंपनी का नाम चुरा कर तंबाकू बेच रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे नाल अज राजस्थान दे विच किहड़ा शहर है पिंड है हनुमानगढ़ टाउन है। हनुमानगढ़ टाउन नूं क्रॉस करदे सार मैनू गुंडे पे है, शरेआम गुंडे, जिहड़ा कि टाइम हजे 10 भी नहीं बजेगी। अज दा राज गुंडा राज चल रहा है। ये गुंडे पुलिस वाले नाल सारे नाल रल मिल के धंधे करदे हन। ये सानू मारन फिरदे आ लोग, इन्हां तों बचाया जावे। पर हाँ जी किवें बचाओगे? ये तुहानूं पता किवें बचाना इन्हां लोकां नूं। ये गरीब जनता नूं मार सकदे आ, सब नूं मार सकदे आ। मैं तो एडा वड्डा बंदा शहर का रहने वाला, मुक्तसर शहर का आड़तीआ कमीशन एजेंट, उन्होंने मार सकते थे। छोटे मोटे बच्चे कहने की क्या औकात है?
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जो एक पास किया ऑर्डिनेंस इन्हें वापस लो, ये मेरी बेनती है। मैं बाइक लेके इधर से आ रहा था, ये दोनों गाड़ी है पंजाब के नंबर की, होने का आपस में कंपटीशन चल रहा था और आगे कोई पीछे कोई आगे भजा भगा के गाड़ी है, गाड़ियों के दोनों में आपस में टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद में एक गाड़ी वाला नीचे उतरा, उसने लट निकाल के दूसरे गाड़ी वाले को लट मारा और उसके बाद में इनके आपस में झड़प हो गई बहुत गंदी तरीके से। एक गाड़ी के अंदर माल भरा पड़ा है जर्दे का, वो पता नहीं, हमने अभी तक चेक किया नहीं है और यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है और भीड़ वालों ने देखा है, उन्होंने गुंडागर्दी और पंजाब के नंबरों के इन्होंने पूरा हंगामा मचा रखा है यहाँ पे। और कभी बोलते प्रशासन आ रहा है, कभी बोल रहे हमारे गुंडे आ रहे हैं। ये मेरे हिसाब से दोनों ही गुंडों की गाड़ियाँ हैं और इन्होंने ये धंधा चालू कर रखा है। और हमारी प्रशासन से अपील है कि दोनों को इनको ढंग से इनकी गुजारिश कर दे कि ये दोबारा हनुमानगढ़ की तरफ ये नशा लेके ना आए। ये सुबह कोई ब्रजेश कुमार पुत्र लालाराम में मुक्तसर से आया था कि मेरे पास है तंबाकू दाना बेचने के लिए कंपनी है, जिसका कोई दूसरा व्यक्ति कॉपीराइट कर दूसरा माल बेच रहा है और अपने टाउन में गाड़ी लेके माल लेके आएगा। जिस पर मैं उनके पीछे साथ चला तो गाड़ी कोला पहुँच चुकी थी और दूसरी उनकी गाड़ी में गाड़ी को रोक रखा था, काफ़ी आदमी इकट्ठे हो रहे थे। तो मैंने दोनों गाड़ियों को थाने लिया, थाने जाकर उनको माल चेक करवाया तो उसकी कंपनी का कोई माल नहीं था। वो संतुष्ट हो गए। दोनों पक्षों को एक दूसरे में रिपोर्ट लेने के लिए बोला गया, जैसे रिपोर्ट देकर कार्रवाई की जाएगी। टाउन के वार्ड संख्या 45 और 46 में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वार्डवासियों ने नगर परिषद से बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों से निजात दिलाने की मांग की है। टाउन के वार्ड संख्या 45 और 46 में पसरी गंदगी के कारण मच्छरों की बढ़ती तादाद वार्डवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बड़े बड़े नालों और गंदगी के ढेर पर बढ़ रही मच्छरों की तादाद वार्ड के लोगों को बीमार कर रही है। इसके चलते वार्ड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं वार्डवासियों का कहना है कि कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक सफाई व्यवस्था माकूल नहीं की गई है। वार्डवासियों ने बताया कि एक तरफ जहां कोरोना का खतरा आम आदमी पर मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड में डेंगू मच्छर का प्रकोप भी परेशान किए हुए है। वार्ड में बने एक निजी क्लिनिक में बुखार, उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले लंबे समय से वार्ड में फॉगिंग नहीं करवाई गई है। नगर परिषद के अधिकारियों को कई बार कहने के बावजूद भी अधिकांश कर्मचारी वार्ड में नहीं पहुंचे। इसके अलावा वार्ड में जगह जगह कूड़े कचरे के लंबे ढेर लगे पड़े हैं। दूसरी ओर सतीपुरा बाईपास पर घरों के बाहर बने बड़े नाले के खुले मुंह के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड के लगभग बाशिंदे दिहाड़ी मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लॉकडाउन के कारण सभी लोगों की आर्थिक स्थिति नाजुक बनी हुई है। ऐसे में डेंगू और किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए उनके पास जमा पूंजी भी नहीं है। वार्ड के लोगों ने नगर परिषद से नालों में काला तेल डलवाने और फॉगिंग की व्यवस्था सुचारू कर मच्छरों से निजात दिलाने की मांग की है। जो सफाई करने आते हैं, कभी झाड़ू भी नहीं लगते हैं। एक तो मच्छर की बीमारियां कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, यानी ढंग से सफाई नहीं हो रहे, लोग बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त लग रहे हैं। तो सफाई बढ़िया से हो तो बढ़िया रहेगा, कोई ज़्यादा मरीज नहीं होंगे। ये वार्ड 46 है जी। हमारे वार्ड के अंदर में नाली की सफाई नहीं है, इससे डेंगू मच्छर उत्पन्न होते हैं और यहाँ हर शख्स बीमार पड़ते जा रहे हैं। इसलिए नगर पालिका से नम्र निवेदन है कि इस सफाई पर ध्यान दें और कृपा करके इसको सफाई करवाएं और मच्छर की दवाई छिड़वाएं। मच्छर के पास इतने कूड़े जमा हैं, इससे तो और गंदगी फैलते जा रहा है। इसलिए उस कचरे को हटाने की कोशिश करें। अभी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हर आदमी को डेंगू का बीमारी हो रहा है, प्लेट कम रहा है। ये गरीब मोहल्ला है, कहाँ से इलाज करवाएंगे। इसलिए निवेदन है कि कृपा करके इसका साफ सुथरा करवाएं। हमारे मोहल्ले में बलकत कॉलोनी में नाली बनाया, नाली सफाई नहीं होता है, मच्छर दुनिया का खाता है। हमारे जो बुखार लग गया, खांसी होता है, पेट में गंदगी आता है और मच्छर जो खाया ना सब डेंगू बुखार क्या होना चाहिए। नाली सफाई करो परली साइड के, नहीं आता वो नाली नहीं करती है, बाकी मोहल्ला का करके जाते हैं। वो जो सरकार बनाया ना उधर से पानी मट्टी खोद के वो नाली कभी नहीं साफ करता है। ये सही है कि सफाई व्यवस्था में कमी आई है। इसका कारण थोड़ा सा रहा था पंचायत चुनाव, जिसमें कि कर्मचारी वगैरह पंचायत चुनाव में गए थे
अब वो 2 दिन से सही आने लगे हैं। उसमें कुछ सफाई व्यवस्था में ढीलाढाली रही है। रही बात नाली में काला तेल डालने की, वो सप्ताह में 1 बार चल रही है। दूसरी बात, मैंने लगातार संबंधित अधिकारी से फॉगिंग के लिए बार बार संपर्क किया और वो फॉगिंग नहीं हुई। लगभग मैं 15 दिन से प्रयासरत हूँ और संबंधित अधिकारी को बार बार मैं फॉगिंग के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अब तक फॉगिंग नहीं की है। ये बार जैसे कि गंदगी तो है ही, गंदे पानी है, यानी कि सारी शहर की गंदे पानी की नालियाँ यहीं आती है तो मच्छर उत्पन्न होते ही हैं। और यहाँ पर क्या अधिकांश लोग मजदूरी तबके, कुछ साल संभाल भी नहीं है, इसलिए यहाँ बीमारी बढ़ रही है। तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेबर तबका है तो पैसे की कमी रहती ही रहती है। हाँ बिल्कुल करेंगे। और सफाई की जो है वो अब सही चल रही है। बीच में कुछ कमी आई थी लेकिन अब सही है। लॉकडाउन के बाद मोबाइल डीजे, टेंट, डेकोरेशन, लाइटिंग का कारोबार करने वाले दुकानदारों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों ने शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को सहभागी बनने की अनुमति देने की मांग की है। इस बार शादियों के सीजन पर कोरोना का काला साया मंडराता रहेगा। नवंबर माह में दीपावली के बाद आने वाली देवउठनी 11 यानी 25 नवंबर से विवाह सीजन शुरू हो रहा है। वर्तमान हालात देखें तो जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और लोग कोरोना के डर से अभी उबरे नहीं हैं। वहीं मोबाइल, डीजे, टेंट, डेकोरेशन, लाइटिंग सहित कैटरिंग आदि के व्यवसाय से जुड़े लोग बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं। हमेशा की तरह हर वर्ष नवरात्रि तक हर सावे के लिए बुकिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार बुकिंग पहले की अपेक्षा आधी से भी कम हुई है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि विवाह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल करने की सीमा बुकिंग में बाधा बन रही है। कोई भी बैंड बाजा, बारात सहित टेंट आदि लगाने के लिए इच्छुक नहीं है। इस पूरी इंडस्ट्री से बड़ी संख्या में रोजगार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो कई महीनों से बेरोजगार हैं। अगर सीजन में सरकार नियमों में थोड़ी नरमी बरते तो इसको लेकर काफी हद तक राहत मिलेगी। जैसे ही स्टार्ट हुआ, टेंट और लाइट व्यवसायियों में एक कोप सा पैदा हो गया, जिससे जो वर्कर काम करने वाले थे वो एकदम बेकार हो गए। तो टेंट व्यवसायी में भी टेंट का काम बिल्कुल फ्लॉप सा हो गया। इसी तरह लाइट का काम भी फ्लॉप सा हो गया, हलवाइयों का काम भी फ्लॉप सा हो गया। सरकार इस काम के बारे में थोड़ा सोच के, इस वर्क के बारे में सोच के कुछ रहते दिए, रियायत दिए, जिससे उनका काम चल सके, उनका रोजगार परिवार सब चल सके। सरकार जैसे 50 की स्ट्रेंथ के प्रोग्राम के स्ट्रेंथ बढ़ाई है, इसी तरह 100 की बढ़ा के 150 की बढ़ा के स्थिति को देख के उनको बढ़ाया जाए और जो वर्कर हैं उनको किसी तरह की रोजगार से संबंधित जैसे व्यवसायी है उनको कुछ रियायत दी जाए, जिससे उनके वर्कर, उनके परिवार वाले उस व्यवसाय में हेल्प कर सके। 6 महीने से पहले सभी पहले तो यूँ सोचा भी चलो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद में खुल जाएगा। अब महीने के बाद में लोग ऐसे एकदम खूब सा बैठ गया कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारे परिवार कैसे चलेगा। अब धीरे धीरे सभी लोग जैसे टेंट में वर्कर काम करने वाले अन्य व्यवसायों से जुड़ गए, जैसे सब्जी से या परचून की दुकानों पे, ऐसे धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। जो परचून वगैरह की दुकानों पे थे या कपड़े की दुकानों पे थे, उनमें जितने वर्कर थे उनसे आधे से ज़्यादा वर्कर उन्होंने निकाल दिए, जो 10-10 सालों से 15-15 सालों से काम कर रहे थे। इस कोरोना को देखते हुए उनको व्यवसाय से निकाल दिया गया। उनके व्यवसाय, उनके घरवार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार के लिए कुछ लोन वगैरह दें या बिना किसी गारंटी के पैसे दें, जिससे ये लोग थोड़ा अपना व्यवसाय कर सकें और अन्य व्यवसाय शुरू कर सकें। हमारे जब तक ये कोरोना लॉकडाउन लागू हुआ है ना, उसके बाद में ये हो गया कि सभी दुकानों पर काम खत्म हो गया है। ठीक है, अभी तक आज तक यही संभावना है, अभी तक कोई काम नहीं चल रहा है दुकानों पर। जितने भी हमारे पास वर्कर काम कर रहे थे उनको इस मजबूरी के कारण हटाया गया है। और सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि या ब्याह शादियों में बंदे बढ़ाए जाए या इनको काम दोबारा उसी रूटीन से चले ना, जब ये दुकानें हमारी कहीं राहत मिले। और ये काम नहीं चलेगा
तो हमारी सभी ये मजबूरी, ये दुकानें भी बंद करनी पड़ सकती है। सरकार से हमारा यही निवेदन है, वो काम को उसी राह से चलाया जाए और बंदे को बढ़ाया जाए। कैटरिंग, टेंट, लाइट, डीजे सभी को ये राहत मिलती है। जब आदमी जैसे अब सरकार ने 50 या 100 आदमी किए हैं, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। कम से कम 500-1000 आदमी का वापसी वही रूटीन चल जाए तो सभी को राहत मिल सकती है। सरकार से मेरा यही निवेदन है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.